नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय माता जी। जय माता की। सुमित जी, एक तरफ तो यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हाथों पाकिस्तान की ठुकाई का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मुल्ला मुनीर किस तरह से ट्रंप को खुश करने में लगा हुआ है। अब खबर यह है कि $1 बिलियन वो ट्रंप के परिवार की फर्म में लगा रहा है। ट्रंप की जो कंपनी है वो क्रिप्टो करेंसी में है और उसमें ये पैसे डाले हैं। उसने $1 बिलियन और डाला है और उसका इंटेंट एक ही है कि इससे वो सबसे पहले तो ट्रंप को खुश है। ये अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो ये एक डायरेक्ट रिश्वत दी गई है ट्रंप को। और आपको मैं इसका एक उदाहरण दूं तो 2G स्कैम जब हुआ था तब कुछ पैसे गए थे, बारामती एग्रो फार्म्स करके कंपनी थी, उसके थ्रू पैसे रिश्वत के दिए गए थे डीएमके को। तो इस तरह का ये कहे तो ऑफिशियली रिश्वत दी गई है ट्रंप को कि भैया हमें संभाल के रखियो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे ट्रंप का जो पूरा क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क है उसके अंदर पाकिस्तान को इंटीग्रेट करने का काम भी होगा। और उनका आइडिया ये है कि एक तो उन लोगों का जो हवाला का पैसा निकालना है पाकिस्तान से, वो ट्रंप के इसके थ्रू बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा से ये सब पाकिस्तानी जनरल्स को पैसा अमेरिका ट्रांसफर करना है। अब ये जो कंपनी है उसके अंदर उन लोग पैसा डालेंगे, उन लोगों को वहां मिल जाएगा। प्लस वही कंपनी के अंदर काफी पैसा आते रहेगा और जाते रहेगा फ्रॉम द इन्वेस्टर्स हु आर इन पाकिस्तान। उसको देना रहेगा या ट्रांसफर करने रहेंगे तो उसके अंदर एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। तो उसके कारण इन लोगों को इजी हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास डॉलर भी अनऑफिशियल मार्केट में खरीदना भारी पड़ रहा है। आज के तारीख में आप देखिए कराची इज द मेन हवाला मार्केट ऑफ पाकिस्तान। वहां अनऑफिशियल डॉलर्स जो हवाला के लिए लेने वो भी भारी पड़ रहे हैं। तो उनको ये सिस्टम में देश का $1 करोड़ डाल दिया, उसके सामने खुद का सिस्टम एकदम इजीली हो जाता है। तो खुद का धंधा भी आराम से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2। तीसरा, इसके अंदर जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं उन लोग अब ये क्रिप्टो के थ्रू पाकिस्तान में पैसा रेमिट करेंगे। ये उनका एक क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है। कितना सक्सेसफुल जाएगा या नहीं वो हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी इज नॉट जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में किया है मोदी जी ने। जैसे 2016 में वो जनधन, आधार और मोबाइल के साथ इंटरलिंक करके जैम करके उसने सबके पास बैंक अकाउंट ओपन करवाए। उसके बाद में अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स किए हैं। अब सबके पास वैसे भी यूपीआई के थ्रू कनेक्ट हो गए हैं। तो उसको फिनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में 90% जितना हो चुका है इन वेल कवर्ड एरियाज। हाँ, एकदम रूरल और ट्राइबल एरियाज में शायद नहीं है उतना, वहां तकलीफ है, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये उतना लेवल तक भी नहीं गया है, तो ये कितना वहां इंटीग्रेशन हो पाएगा, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। बट इन द मीन टाइम ये उनका ओवरऑल एक गेम है कि इससे उन लोग अमेरिका के गुड बुक्स में रहे और खुद का भी खुद की रोटी के साथ उन लोग पराठे और खिचड़ी भी पका लेंगे, रोटी भी सेक लेंगे और खिचड़ी भी पका लेंगे और दाल सालन भी बना लेंगे। ये उनका पूरा स्ट्रेटेजी है। मुझे तो किसी ने कहा था, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन जब पाकिस्तान ने किया तो मैं किसी एक न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात कर रहा था, अपना भारतीय ही है। उसने बोला भाई भारत सरकार भी $10 बिलियन ट्रंप की कंपनी को रिश्वत दे दे तो बात खत्म हो जाएगा, इतनी सब तकलीफ ही नहीं होगी। ट्रंप को क्या चाहिए, एक तो उसका ईगो सेटिस्फाई करो और $10 बिलियन उसको दे दो, हमें हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सो दिस इज द वे पीपल आर थिंकिंग एंड आई एम एबल टू सी इट दिस वे। अंजू जी। पर सुमित जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की हरकतें करके जो आईएमएफ के जरिए पैसा आता है पाकिस्तान में, उस पैसे का क्या करते हैं? ये आर्मी के लोग ही तो खाते हैं। सारा पैसा तो इनके पास चला जाता है, उसी पैसे को वापस अमेरिका भेजा जा रहा है। तो ये जो चक्र है, इसमें फायदा तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही हो रहा है। इसके अंदर क्या मालूम है, आईएमएफ में से जो पैसा आता है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही आता है, क्योंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जितने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस है वो सब अमेरिका के ही पपेट्स है। तो अमेरिका उसको जिंदा भी रखता है और उसको ऑक्सीजन पे भी रखता है। यानी वो आपको एक पुराना डायलॉग है अजीत का कोई फिल्म का, कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड उसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो सबसे पहली बात है कि ये पैसा जो आया है वो ट्रम्प
को पता है अगर ये $1 बिलियन नहीं देता तो ट्रम्प उसकी और भी बम्बू मारता, तो उसको इसलिए उसने ये किया है। प्लस उनका भी फायदा हो रहा है। सी, एक कहावत है कि अदर कंट्रीज हैव अ आर्मी, हियर आर्मी हैज अ कंट्री। पाकिस्तान एक ही देश है जहां आर्मी के पास एक कंट्री है, वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं। और वहां अब मैं कोई पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे ही देख रहा था कि वहां बोल रहे थे कि भारत का कौन सा, यानी उन लोग तो इंडिया बोलते हैं, और इंडिया का कौन सा जनरल है जिसने खुद के नाम पे प्लॉट अलॉट करा है, वो किसी के नहीं है। और हमारे यहाँ, यानी वो खुद की बात कर रहा था पाकिस्तान में, कि सब जनरल खुद के नाम पे प्लॉट अलॉट करा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोने के बड़े प्लॉट उनके होते हैं। So the thing is, Pakistan army and American establishment are hands in hand. रादर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी इंडिया करता था पहले, और उसके अंदर क्या था, क्योंकि अगर कोई भी लास्टिंग पीस चाहिए पाकिस्तान के साथ तो आर्मी को जब तक इन्वॉल्व ना करो तब तक आपको लास्टिंग पीस पाकिस्तान के साथ मिल ही नहीं सकता। आप देखिए, मोदी जी जब नवाज शरीफ को मिलने गए थे चाय पे काबुल से आते वक्त, तो इमीडिएटली थोड़ी देर में, थोड़े टाइम के बाद टेररिस्ट अटैक हो गया था इंडिया में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वहां उनको पड़ी नहीं है ऐसी, इतने सालों में पाकिस्तानी जनरल्स ने इतने पैसे बनाए हैं, इतने पैसे बनाए, उनके बच्चे पाकिस्तान के बाहर, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, सब जगह, लंदन में, उनके पैसे वहां है। वहां उनके पास इंडियन रेस्टोरेंट्स है, उनके पास पिज्जा शॉप्स है, ये है वो है, क्या नहीं है। और देश गरीब भी, एकदम गरीब हालत में, जहां उनको बोला जाता है कि भैया एक चाय कम पियो दिन की क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो वहां उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और प्लस ट्रम्प और जो एंग्लो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट बोले, दे विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू फॉल डाउन। पाकिस्तान अगर गिर गया तो भारत के ऊपर लगाम कहां से, नकेल कहां से लगाएंगे। पाकिस्तान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, चाइना के अंदर रेकी करने के लिए, प्लस भारत को दबा के रखने के लिए। तो पाकिस्तान को गिरने तो जरूर नहीं देंगे, जरा भी नहीं होगा। लेकिन इस भिखारिस्तान को जमकर लूटते भी रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पैसा दिलवाते रहेंगे, फलाने आईएमएफ से इतने पैसे निकल गए, और वही पैसा अपने लिए हड़पने के लिए अपनी फर्म में लगाने की तैयारी भी करते उन रहेंगे। लोग ने तो बेच के रखा है ना, सी, जनरल ने देश बेच के रखा है। पॉलिटिशियंस जनरल के कहने में आके वो खुद का भी खिचड़ी इसमें सेक लेते हैं, पका लेते हैं। बाकी उनको कोई पाकिस्तानी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जिहाद के लिए सपोर्ट मिलता है, क्योंकि भारत के अगेंस्ट जिहाद करना पाकिस्तान का मकसद है। और उसके लिए सपोर्ट कहाँ से मिलता है, अमेरिका के पास से मिलता है। वहां जो टेररिस्ट अटैक्स करते हैं उन लोग, आज के तारीख में भारत वहां काफी कुछ कर सकेगा, लेकिन जो डीप स्टेट है, अमेरिकन डीप स्टेट, वो पाकिस्तान के साथ है। तो उसके कारण इंडिया, जैसे आप देखिए कि किस तरह से उन लोग ने पाकिस्तान को आर्म किया है, जिस तरह से उन लोग उसको मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। आप देखिए, टेररिस्ट स्टेट है, एफएटीएफ में वो ग्रे लिस्ट हुआ था, वहां से उसको वापस ग्रे लिस्ट से निकालने का काम भी अमेरिका ने किया, जबकि सबको पता है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को। यानी जो बच्चा बोतल से दूध पीता है उसको भी पता है कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, लेकिन फिर भी अमेरिका क्यों उसको निकालता है, क्योंकि जैसे इकोनॉमी उसकी वीक होती है वो उसको वहां से निकाल लेता है। और ये 21 बार हुआ, 21 बार एफएटीएफ में से निकाला है पाकिस्तान को। तो अमेरिका का एजेंडा है कि भारत में भी जो टेररिज्म फैलता है, वो उन लोग पाकिस्तान के थ्रू, उन लोग भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। आप देखो ना कि पिछले साल अप्रैल महीने में जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उससे पहले मार्च महीने में आईएमएफ ने एक उनकी किश्त जारी की थी ना पैसे की, और उसके तुरंत बाद ये हमला, और उस हमले के बाद भारत ये सब चीजें सामने लेकर आया कि ये किया धरा पाकिस्तान का है। उसके बाद भी आईएमएफ उनको एक और किश्त रिलीज करता है, तो किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। अमेरिका, क्योंकि वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने आपको कहा, वो तो अमेरिका का पपेट है। अगर पाकिस्तान दूसरे 4 बड़े सुसाइड बॉम्बिंग ऐसे अटैक्स कर डाले तो शायद उसको अमेरिका दूसरे $2-3 बिलियन और दिला दे। लेकिन सुमित जी, पाकिस्तान तो अपनी दिक्कतें बढ़ा रहा है अमेरिका के कहने पर, और अमेरिका भी पपेट की तरह उसको यूज कर रहा है। जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान के लिए, चाइना पर नजर रखने के लिए, रैक की रखने के लिए, और भारत को तंग करने के लिए पाकिस्तान जरूरी है अमेरिका के लिए। और जहां तक सवाल पाकिस्तान का है कि हमें बचाए रखना, हमको डिनर लंच ब्रेकफास्ट पे बुलाते रहना, वो आसार तो अब दिख नहीं रहे हैं। जिस तरह से कराची एयरपोर्ट पर ईरान ने ड्रोन हमला किया और अमेरिका से आई कंसाइनमेंट को जलाकर राख कर दिया, और अब ईरान के सीधे सीधे टारगेट पर पाकिस्तान आ गया है, मुल्ला मुनीर आ गया है। उसके लिए तो खतरा बढ़ गया है, भले ही वो पैसा लगाता रहे डोनाल्ड ट्रंप की फर्म में। वो अभी उसको तकलीफ हो गई है, किसी ने इंटेलिजेंस शेयर किया है जिसके कारण पूरा जो कंसाइनमेंट आया था,
जो जैश अल अदल करके एक और ISPK यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासकेपी, ISKP यानी खोरासन प्रोविंस इस्लामिक स्टेट को जा रहा था, वो पूरा कंसाइनमेंट को खत्म कर डाला। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग इज के पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट, अ फॉरवर्ड पोस्ट ऑफ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन दिस रीजन। वो इसको गिरने तो नहीं देंगे कोई भी हालत में। सी, ईरान भी आगे नहीं जाएगा। ईरान ने सिर्फ इंडिकेशन दे दिया है कि वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, क्योंकि ईरान इससे बड़ा काम कर चुका है इसराइल में। उसने जो इसराइल पे अटैक किया था, इतने मल्टीपल ड्रोन्स, मल्टीपल अटैक्स थे कि उसका आयरन डोम, जो इसराइल का फेमस आयरन डोम, भी नहीं टिक पाया था। सो दे हैव प्रूव्ड इट के दे कैन एक्चुअली हर्ट इसराइल। अगर इसराइल को उन लोग हर्ट कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है? उन्होंने सिर्फ खुद के यहाँ तकलीफ ना बढ़े उसके लिए पूरा किया है, क्योंकि अमेरिका ने एक्चुअली इट इज अ CIA एंड मोसाद जॉइंट प्लान कि एक तरफ से कुर्दिस्तान को एक्टिवेट कर दिया है, एक तरफ से बलूचिस्तान को एक्टिवेट कर दिया है, और अंदर उसने जो पूरी खुद के एजेंसीज बना के रखी है, जो प्रोटेस्ट है, एंटी अयोतोला प्रोटेस्ट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट है, वो पूरा भी जैसे यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट किए थे शिंगू बॉर्डर और वो, उस तरह से ही वो अमेरिका यहाँ करवा रहा है। सो दिस इज नॉट समथिंग फॉर us to be very we have to be very careful। लेकिन अगर हम देखें तो ईरान ने इशारा दे दिया कि भैया मैं तुम्हारे कराची पोर्ट तक मैं अटैक कर सकता हूँ, अब तुम संभाल के रहिए, तब पाकिस्तान भी शांत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना लीवरेज नहीं है कि वो 3-3 फ्रंट एक साथ ओपन करके बैठे। उसका अफगानिस्तान वाला फ्रंट तो ओपन है, उसका ईरान का फ्रंट भी ओपन हो गया, और यहाँ से भारत का फ्रंट तो सबसे हॉट है, तो उसको तो ज्यादा तकलीफ होनी है। तो दे विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, तो वो भी शांत हो जाएंगे। सबसे मजेदार बात यह कि इधर तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं, और उधर वेनेजुएला में जो तेल में पैसा लगाकर कमाई कर रहे हैं, वो उस कमाई को वो कतर में वहां के बैंक में रख रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटेजी है? अंजू जी, इसमें ऐसा है कि अगर वो पैसा वेनेजुएला में जाता है, क्योंकि बहुत बार जो लीन्स होते हैं, हर एक अलग अलग देशों के जो लीन्स होते हैं इंटरनेशनल लोन्स के, इट इज लिंक्ड विद सम इंटरनेशनल रिसीवेबल। ये हमेशा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेस में इस तरह से स्ट्रक्चर्ड लोन्स होते हैं। तो वो अगर पैसा वहां गया तो उसमें से पहले लेंडर्स को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए अमेरिका ने वो पूरा कतर में लिया, और कतर इज अ पपेट स्टेट ऑफ अमेरिका। रादर अगर आप कतर का हिस्ट्री देखें तो जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया, कतर ने सामने से भाग के अमेरिका के पास गया और बोला आपका नेटो का बेस बना लो, आपका ये पूरा देश आपके एक्सेस में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो कतर एक्चुअली सर्वाइव कर रहा है अमेरिका के बदौलत, अमेरिका के आशीर्वाद में, एंड इट इज अनदर मिनी पाकिस्तान इन मिडल ईस्ट। वहां एक काफी बड़ा अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है जो नेटो यूज करता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कतर इज वर्किंग वेरी क्लोजली विथ अमेरिका, और अमेरिका वहां पैसा रखेगा तो उसके ऊपर राइट सिर्फ अमेरिका का रहेगा, और वो वेनेजुएला के जो लेंडर्स है उसको वो पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये एक तरह से लूट है, जैसे ब्रिटिश ने लूट की थी वैसे ही अमेरिका वेनेजुएला में लूट कर रहा है। और सबसे ज्यादा झटका इससे चाइना को ही लगेगा, क्योंकि चाइना ने तो कहा जा रहा है पैसा भी दे दिया था और तेल चाइना आने वाला था, और वेनेजुएला में जो कुछ किया ट्रंप ने, उसके बाद से तेल की सप्लाई बंद हो गई चाइना को। चाइना का तो पैसा भी डूब गया और तेल भी नहीं मिला। सी, प्रॉब्लम वही हो रहा है अभी। क्या मालूम है, अमेरिका इसके अंदर एक मोनरो डॉक्ट्रिन करके है, 1823 में जो तब का प्रेसिडेंट था मोनरो, उसने डॉक्ट्रिन बनाया था कि पूरा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जो जिसको पार्ट ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर के भी वेस्ट में, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट फॉर अमेरिका। अब चाइना जब वहां आ चुका है, वहां उसने एक पोर्ट लिया, पोर्ट का डेवलपमेंट चालू कर दिया, अब वो तेल ले रहा है। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि हम लोग ने भी वहां से तेल खरीदा है, और हम लोग ने भी युआन में पेमेंट्स किए हैं। तो ये पूरा जो गेम चल रहा है वो अमेरिका को नहीं चलने देना है खुद के बैकयार्ड में, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी है। और अब चाइना का जो इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में है वो तोड़ने का काम चालू होगा। तो इसके अंदर कोलंबिया है, दूसरे जो छोटे छोटे देश है, उसको भी कंट्रोल में लेने का काम अमेरिका करेगा, जिससे कि चाइना ने जहां भी इन्वेस्टमेंट्स किए वो सब खत्म हो जाए।
एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि भारत ने चाबहार पोर्ट को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया और 120 बिलियन डॉलर ईरान को दे दिए हैं, जबकि एमई की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी बातचीत अभी चल रही है और यूएस ने उस पर सैंक्शंस भी लगाए थे। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या सच में भारत ने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया है? और साथ ही साथ टॉक्स कैसे चल सकती है अगर उसको छोड़ दिया है? सी अंजू जी, मुझे जो जितना दिखाई दे रहा है, सबसे पहले कि भारत ने ऑफिशियली वो अभी तक छोड़ा नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया है, ऐसे भी बोला जा रहा है। इसके ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया है या नहीं किया है। वेबसाइट डाउन है, उतनी बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि भारत चाबहार पोर्ट छोड़ नहीं सकता, क्योंकि चाबहार पोर्ट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और आपके दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भारत के लिए बहुत ही अहम है। सबसे पहले कि वो भारत और रशिया को कनेक्ट करने का एक इजीएस्ट रूट है, क्योंकि जो दूसरा वाला रूट है वो यूरोप से होके जा रहा है, जबकि ये उससे आधे टाइम में पहुंचाने वाला रूट है। और जब तक चेन्नई वेडिवुलास्टोक कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं चालू होता, तब तक दिस विल बी द ओनली रूट। तो रशिया के एंगल से हमारे रिलेशंस और ट्रेड हमें बनाए रखना हो, जो कि आगे चल के बढ़ने वाला है, तो उसके लिए हमें ये कॉरिडोर रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, हमारे पास गिलगिट बाल्टिस्तान पे कंट्रोल नहीं है और हमारा अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ओके, जिसके थ्रू हम लोग सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सके और वहां से रशिया के पास जा सके। अभी अगर हमें जाना हो, अगर हमने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया तो हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया जा सकेंगे। अगर हम लोग ये वाला रूट चाबहार से लेते हैं तो चाबहार से कैस्पियन सी होके इट विल डायरेक्टली कनेक्ट अस टू सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया टू रशिया एंड इवन ईस्टर्न यूरोप। तो इसके लिए करके भी हमारे लिए चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड है और अमेरिका भी प्रेशर बनाए जा रहा है, उसमें बातचीत करके वील हैव टू फाइंड अ मिडिल वे आउट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपनी जो है वो कर रही है। लेकिन लिख के रखिए, भारत चाबहार पोर्ट छोड़ नहीं सकता, उसके लिए स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट में चाबहार पोर्ट आता है, तो उसको वो छोड़ेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन ठीक है, वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन जो सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने पिछले साल अक्टूबर महीने में, वो सैंक्शंस तो ट्रेड डील को करवाने के लिए लगाए गए थे। भारत जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट नहीं खोल रहा है, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखा जाए। यस, वेरी मच। सी, इसमें प्रेशर टैक्टिक भी है और दूसरा है कि अमेरिका कॉम्पिटिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना रहा है, जिसके अंदर इंडिया का इजराइल का इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है और सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो यूएई और सऊदी दोनों, तो उन लोगों को कॉम्पिटिंग कॉरिडोर्स नहीं बनाने देना है, उनको एक ही कॉरिडोर चाहिए जिससे कि भारत का पूरा डिपेंडेंस अमेरिका पे रहे और रशिया के साथ उसके कनेक्ट टूट जाए। तो इसके अंदर जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल एंगल है और इकोनॉमिकल एंगल है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है। लेकिन भारत ने 120 मिलियन डॉलर चुकाए हैं वहां पर। यस, भारत ने चुका है 120 बिलियन डॉलर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, राइट्स लेने हो, तो राइट्स के लिए अपफ्रंट पैसे देने पड़ते हैं, तो ही राइट्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो पोर्ट के आसपास का लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वो पैसे भारत पहले दे चुका है या हाल ही में अभी जब भारत ने चाबहार पोर्ट छोड़ा उस वक्त अदा किए गए? नहीं, वो डिटेल्स अभी तक आए नहीं है, क्लियर डिटेल्स नहीं आए। दे चुका इतना तो पता है, अब कब दिया था वो डिटेल्स मार्केट में नहीं है कहीं भी। क्योंकि अगर जिस तरह के हालात बन रहे हैं ईरान में, तख्ता पलट होता है नहीं होता है, अमेरिका हमला करता है नहीं करता है, नया रिजीम अगर वहां पर आता है वो भारत के कितने फेवर में, ये सब चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना, अगर भारत वहां पर कंटिन्यू करता है चाबहार में काम। ईरान में इतना आसान नहीं है जैसे वेनेजुएला या बांग्लादेश में है, क्योंकि ईरान हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ईरान, जो कि पहले पर्शिया था, पर्शियन आर्मी सफाविड एम्पायर के टाइम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। उसने एक जमाने में ऑटोमैन्स को भी हराया था, एक जमाने में उन्होंने मुगलों को भी हराया था। तो इतना भी आसान नहीं है उनको तोड़ने के लिए। प्लस 7 इयर्स वॉर हुआ था, सॉरी 8 इयर्स इराक के साथ। इराक ने 8 साल तक वॉर किया है, उसके बाद में भी ईरान नहीं टूटा है। तो आप समझ लीजिए कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। उसको अमेरिका इतने आसानी से, वो 1 लाख लोग 2 लाख लोगों को रास्ते पे लाके और इलॉन मस्क के
स्टारलिंक के थ्रू अपलोड करा के पूरे जगह वीडियो दिखा के, प्रोपागेंडा वीडियोस दिखा के कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकता, क्योंकि आर्मी इज स्टिल स्ट्रांगली स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट। अयोतुल्ला खुमैनी के साथ आर्मी खड़ी हुई है, तो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट इसकी गिराते हैं तो जो रजा पहलवी का बेटा है, शाह ऑफ ईरान का बेटा है, वो अगर आया तो इट विल बी एंटी इंडिया गवर्नमेंट। तो उसके अंदर हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में जाए तो इसका बाप जो था उसने 1965-71 वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इंडिया के अगेंस्ट में, और इंडिया को अपोज किया था। तो हमें उल्टा ये पूरा जो बेल्ट है, टर्की से लेके ईरान और ईरान से पाकिस्तान तक का पूरा जो बेल्ट है वो अमेरिका के टोटल कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अभी एक जो बीच में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है ईरान, जो अमेरिका के सामने सर खड़ा करके रखा है, हाँ, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, वो अगर गिर गया तो भारत पे ही पूरा प्रेशर आएगा। तो वी हैव टू प्रे कि अयोतुल्ला खुमैनी डजंट फॉल। सी, रजा पहलवी का जो बेटा है, शाह का बेटा, वो अगर आ गया तो इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया, क्योंकि ही विल बी अ पपेट ऑफ अमेरिका, पॉइंट नंबर 1। और अमेरिका के कहने पे उसका जो जियो पॉलिटिकल स्टैंस रहेगा वो एंटी इंडिया रहेगा, प्रो पाकिस्तान रहेगा, तो उससे भी हमें तकलीफ होगी। सो अभी के जो डिस्पेंसेशन है, इंक्लूडिंग खोमेनी और जो करंट गवर्नमेंट है, दैट हैज एट टाइम्स बीन वेरी प्रो टू इंडिया। तो उसने अपने को हेल्प भी किया। आप हिस्ट्री में जाके देखिए, नरसिम्हा राव के टाइम में उन्होंने इवन कश्मीर के रेजोल्यूशन को ओआईसी में डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, भारत को सपोर्ट करने के लिए। और अभी भी अपने उसके साथ रिश्ते अच्छे हैं, हम लोग उसके पास ऑयल भी दे रहे हैं, हमारा उसके साथ अच्छा ट्रेड सरप्लस भी चल रहा है। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि ये गवर्नमेंट गिरे और अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट आए। बिल्कुल, नज़र तो रखनी पड़ेगी कि वहाँ पर होता क्या है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप हमला आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, यही सब चल रहा है। पलट जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी तो पंगा भी नहीं लेना चाह रहे वो ईरान से, क्योंकि ईरान ने तो इज़राइल के 8 शहरों के लिए अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो तैनात करके रखी है कि इधर कोई हमला हुआ, उधर वो इज़राइल को टारगेट करेगा। इससे नेतन्याहू भी डरे हुए हैं, क्योंकि बुधवार रात को बोला जा रहा है कि अमेरिका हमला करने वाला था, लेकिन नेतन्याहू ने रोक दिया। लेकिन एक चीज़ और जो बार-बार सामने आ रही है कि भारत ने तो अब रशिया से भी कम तेल लेना शुरू कर दिया है, और ये सब कुछ भी ट्रंप के दबाव में हो रहा है। सी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये सब में क्या है, ये बॉक्सिंग मैच का जैसे जीत गए वैसा नहीं होता, ये तो डे टू डे मूवमेंट वाला होता है। आज एक डील की है, कल वो डील हम बैक ऑफ कर सकते हैं, परसों हम वापस कर सकते हैं। ये एक डायनेमिक सिचुएशन होता है, इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए होती है। एक जो आज पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो होते हैं, वो लोग बहुत ही बचकाने स्टाइल में, एकदम जुवेनिल और चाइल्डिश मैनर से पूरे वर्ल्ड रिलेशंस देखते हैं, और उन लोग एक ही साइड देखना चाहते हैं कि चित या पत। यानी अगर मैं क्रिटिकली बोलूं तो एक साइड देखना चाहता है मोदी जी तो सुपरमैन है, और दूसरा साइड दिखाना चाहता है कि मोदी जी कुछ नहीं है और राहुल जी सुपरमैन है। तो हम लोग उसके बीच में जो डायनेमिकनेस है, और मैं एक आउटसाइडर करके नहीं, मैं 2 देशों के प्रेसिडेंट्स के साथ मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए डील किया। मेरे क्लाइंट का नाम मैं नहीं बता सकता यहाँ, लेकिन दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट जिसके टॉप बॉसेस आल्सो सिट विद मोदी जी एंड अमित शाह जी एंड निर्मला जी। तो हम लोगों ने भी प्रॉब्लम्स देखे हैं। एक देश में कू हो गया था, वहां प्रेसिडेंट के सर पे गन डाल के उससे रिजिग्नेशन दिया था, फिर दूसरा बंदा आया था। ओके, वो टर्बुलेंस होते रहता है, कभी हमारे सेटबैक्स होते हैं, वापस रिपेयर हो जाते हैं। इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्टेटिक थिंग कि आज के तारीख में सब खत्म हो गया है। आज कुछ सेटबैक आया है, हम उसमें से अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ते रहते हैं। लोग क्या करते हैं, उसको फुल स्टॉप बना लेते हैं। इट इज नॉट इवन अ फुल स्टॉप और अ कॉमा और अ सेमीकोलन और अ कोलन और अ हाइफन, इट इज अ स्टेटमेंट विच कीप्स ऑन गोइंग। तो लोगों ने इसको बहुत ही मैच्योर्डली देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्री प्री मैच्योर कंक्लूजन्स करके उसके अंदर बोलना नहीं चाहिए लोगों ने, पहला पॉइंट। और दूसरी चीज है कि बैकड्रॉप में क्या होता है, अब जयशंकर जी वहां जाके क्या बात करते हैं, हमें तो 0.01% भी पता नहीं होता है। वो जितना थोड़ा बहुत एकदम शेक्सपियरियन इंग्लिश और इवॉल्व लैंग्वेज में जो प्रेस रिलीज आता है, कुछ इंटरव्यूज आते हैं, उतनी बातें पता चलती है। पीछे क्या क्या हो जाता है डिप्लोमेसी में किसी को पता नहीं होता। 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इंफॉर्मेशन बाहर आती है। तो हम लोगों ने उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। वी हैव टू ट्रस्ट अवर गवर्नमेंट बिकॉज अवर गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आज एक स्टेप पीछे लिया है तो आगे 2 स्टेप बढ़ने के लिए ही लिया जाता है, तो उसको हार नहीं मान सकते। वी हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड एंड पॉलिटिकली सेंसिटिव अबाउट दीज मैटर्स।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना कि नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप के आगे झुक गए, रशिया से तेल लेना कम कर दिया और अब देखो चाबहार भी छोड़ दिया। तो ये सारी बातें मुद्दे बनते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स है जिसमें कि डिप्लोमेसी चलती है, दो देशों के कूटनीतिक रिश्ते होते हैं, उनमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो आम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन सिर्फ हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पर देखते हैं, या हमारा विपक्ष भी ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पर देखता है और वही जनता में फीड कर देता है। तो चीजों को हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पर नहीं देखा जा सकता, ग्रे मटेरियल भी होता है, समझौते भी होते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत पर प्रेशर बनाने के लिए तो कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत की मार्केट खुल जाए, यही कहा जा सकता है। इसके अलावा भी, उसके अलावा आप रशिया से S-400 मत लो, अब S-500 की तरफ जा रहे हैं। फिर हम लोग Su-57 की बातें कर रहे हैं, Su-57 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगा, तो वो मत करो। बाद में अपने यहाँ और एक एंगल है कि हम खुद का जेट इंजन बनाने की बात कर रहे थे, कावेरी इंजन, उसके बदले नाउ वी आर गोइंग इन फॉर जी। तो ये सब गिव एंड टेक होता है। इट इज नॉट अबाउट विक्ट्री और डिफीट, इट इज अबाउट गिव एंड टेक। हम कुछ देते हैं, हमें सामने कुछ मिलता है, हमें कुछ मिलता है, सामने हमें कुछ देना पड़ता है। ये डिप्लोमेसी को लोगों ने, जब से इंटरनेट आया, एक अनफॉर्चुनेट चीज हो गई कि हम लोग ने इसको एक बॉक्सिंग ग्राउंड में, हम लोग ने इसको एक बॉक्सिंग की मैच बना दिया है। बस आज जीत गए, आज हार गए, ऐसे नहीं होता है। हमें भी कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब जैसे रफाल के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग रफाल को क्यों दे रहे हैं, तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस भी, इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स। ओके, आज हम लोग Su-57 का अगर डील इफ इन केस क्लोज होता है, वी डोंट नो, क्योंकि इवन रशिया के भी लिमिटेशंस रहेंगे, रशिया के रिजर्वेशंस भी रहेंगे। उन लोग अगर हमें ये टेक्नोलॉजी दे रहे तो उसके पीछे उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, और क्या है वो हमें पता नहीं है। हम वो फुलफिल कर सकेंगे कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। तो अब लोगों को एकदम इमीडिएट कंक्लूजन्स चाहिए, नहीं ये अच्छा ये बुरा है, इस तरह से कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर चाबहार पर MEA कह रहा है, हमारी सरकार कह रही है, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारी टॉक्स चल रही हैं, अभी उसको छोड़ा नहीं गया है, तो इस बात पर सबको यकीन करना चाहिए। लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि चाबहार पोर्ट को भारत 2003 से लेना चाह रहा था, टॉक्स 2003 से चल रही थी, 2014 में जाकर फाइनलाइज हुआ था जब मोदी सरकार आई थी। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, इस पर जो चीप पॉलिटिक्स की जाती है उससे बचना चाहिए और अपने देश की सरकार पर भरोसा रखने की जरूरत है। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।